के साए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम जी मिश्र, घूमता आईना वाले, और हम उनका स्वागत कर रहे हैं और साथ में आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घूमता आईना को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन अवश्य दबा लें। तो अनुपम जी, स्वागत है आपका। ये बताएं कि ये हेमंत बिश्व शर्मा और राहुल गांधी में ये जो वाद विवाद चल रहा है, ये बातों तक ही सीमित रहेगा या थापा मुक्की पे चला जाएगा? देखिए साहब, पुरानी कहावत है कि असली झगड़ा पट्टीदारों में होता है। राहुल गांधी को जो हेमंत बिश्वा शर्मा से एक्चुअली प्रॉब्लम तो इसीलिए है ना कि अभी देखिए कल आपको राहुल गांधी को यही प्रॉब्लम शशि थरूर से भी नजर आएगी। वो जो इनकी पार्टी से निकल के जा रहे हैं और जो उनको बात बात पे ललकार रहे हैं, ऐसा कोई ट्वीट नहीं करते राहुल गांधी जिसमें हेमंत बिश्वा शर्मा उनको घेरते ना हो। लेकिन राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। वो क्या था? अब आप इसको इस तरह सोचें कि अगर आज अखिलेश यादव ये बयान दें कि हमारी सरकार आते ही हम योगी आदित्यनाथ को जेल भेज देंगे, तो आप सोच के देखें कि मतलब जो पिछली बार 40-45 सीट आई थी उतनी भी आनी मुश्किल हो जाए। अगर तेजस्वी यादव ये कहें कि हमारी सरकार आते ही हम नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई, राहुल गांधी कुछ भी हो असम में बाहर ही हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा असम के एकदम ओरिजिनल आदमी हैं। वो मतलब वो एक लोकल आदमी हैं। आप वहां जाके कह रहे हैं हम इनको जेल भेज देंगे। तो ये जो ताव में अपना कह जाते हैं, और ताव भी भाई इनका कमाल की बात है। देखिए, एक बात मैं राहुल गांधी की तारीफ करूंगा सर कि साहब इतनी हारों के बाद भी इनकी एरोगेंस में कमी नहीं आई। मुझको वो शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है जो असरानी नहीं बोलता था कि इतनी बदली के बाद भी हम नहीं बदले। तो कुछ उसी तरह का इतनी ढेर सारी हारों के बाद भी आप देखेंगे राहुल गांधी की एरोगेंस नहीं कम हुई। मतलब सरकार बनाने की नौबत नहीं आ रही, जेल आप पहले भेज रहे हो। और एक तरफ कह रहे हो हेमंत बिश्वा शर्मा को जेल भेज देंगे और दूसरा ट्वीट करके कह रहे हो मेरे जीजा जी को जेल भेज रहे हैं। तो मतलब ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप मतलब अपना जेल देखो यार, अपनी माता जी का जेल देखो, अपने बहनोई का जेल देखो, ये किसको किसको जेल भेज रहे हो। और बात करने का जो उनका अंदाज है, नरेंद्र मोदी बचा नहीं पाएगा, अमित शाह बचा नहीं पाएगा। तो देखिए, कभी कभी मुझे लगता है कि राहुल गांधी की भी ये सब चीजें ही उनको अभी तक बचाए भी हुए हैं। क्योंकि राहुल गांधी भाजपा के इतने बड़े स्टार प्रचारक हैं कि भाजपा सरकार उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करती नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है जब तक राहुल हैं तब तक भाजपा सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा। संजय सर। नहीं, तो मुझे तो अभी किसी ने बताया फोन करके कि साहब उन्होंने किसी तांत्रिक से कंसल्ट किया और वो तांत्रिक कह रहा है कि साहब कि इनमें मोहम्मद गोरी की आत्मा है। राहुल गांधी में क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी में मोहम्मद गोरी की आत्मा है। किसने कंसल्ट किया तांत्रिक से? अरे नाम रहने दीजिए। अच्छा, आपके किसी मित्र ने किया तो राहुल गांधी में मोहम्मद गोरी की आत्मा है। ओके, वो ये है तो इसलिए जैसे ही उसने बताया कि आप में मोहम्मद गोरी की आत्मा है, तब से राहुल गांधी कन्विंस हो गए हैं कि चाहे वो 17 बार हारा था, तो वो सोच रहे हैं कि वो 117 बार हारेंगे, लेकिन अगर एक बार जीत गए, अगर धोखे से एक बार जीत गए तो ना पृथ्वीराज बचेंगे ना संयोगिता, जमीन में तो ना पृथ्वीराज बचेंगे ना संयोगिता, कोई नहीं बचेगा। कौन मोदी, कौन हिमंता, कौन योगी, कौन क्या। अरे साहब, यहाँ पर इमरजेंसी वाली देवी के पोते और मुसोलिनी वाले भाई के नाती, फिर राज होगा असली। तब पता चलेगा आपको कि क्या होती है तानाशाही। किसी जमाने में बाबर के लिए कहा जाता था कि उसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान दोनों का खून दौड़ रहा है। था ना वो तो बिल्कुल। उसकी माँ मंगोल थी और बाप तैमूरी तो था। इसी तरह आज आपने दोनों तरफ से जोड़ दिया राहुल गांधी को। बहरहाल देखिए, कोशिश तो पूरी इन्होंने नरेंद्र मोदी को भी जेल भेजने की ही थी, अमित शाह को भेज भी दिया था। कसर तो कुछ नहीं बची थी। एसआईटी भी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट भी हुआ, कुछ भी नहीं, कोई कसर बची नहीं थी। और
अभी भी वो कसक बाकी है कि साहब किसी तरह ये इनके प्रकार ने इसको कर ही दिया होता तो आज ये दिन नहीं देख रहे होते। तो देखिए सारी एक बात इन लोग तो कहनी पड़ेगी साहब, इन्होंने ताड़ तो बहुत पहले लिया था कि यही आदमी है हमको चैलेंज कर सकता। आई डाउट दैट बिकॉज अगर इन्होंने ताड़ लिया होता तो फिर यकीन माने फिर मोदी को बहुत हल्के में छोड़ दिया आप मान लीजिए, वरना तो अभी तक जिसको जिसको ताड़ा गया वो राजनीति क्या वो सांस लेने लायक भी नहीं बचा, उसको तो आप जाने दें आप। तो बहुत लोग ताड़े गए, अब जाने दें उन सब, मैं बातें क्या कहूं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मोदी को हल्के में लिया, इसमें दो राय नहीं है। और एक बात और भी है, देखिए जितने डायनास्ट होते हैं, जितने वंशवादी पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके साथ ये दिक्कत होती है। उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो सत्ता को अपनी बपौती मान के चलते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज को, जैसे मेरा घर है, मैं मान के चलता हूं मेरे पिताजी ने मुझको मेरा घर दिया है, अब उस पर कोई डाका डालेगा तो फिर मैं बर्दाश्त तो नहीं करूंगा ना। तो इस सत्ता को अपनी बपौती मान के चलते हैं। और जैसे अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनके अलावा किसी और को मुख्यमंत्री होने का हक ही नहीं है। तेजस्वी यादव को लगता है मेरी माँ मुख्यमंत्री, मेरे बाप मुख्यमंत्री, भला मेरे अलावा कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। राहुल गांधी कहते हैं हम तो साहब 6 पुश्तों से राज कर रहे हैं, वो कहते हैं तो सत्ता के बीचों बीच पैदा हुआ था। तो एक ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये जो एक इस बात का एक, कल को आप अंबानी के लड़के से अगर, अच्छा ये देखिए कहावत भी, मतलब उदाहरण भी यही देते हैं, कहते हैं अंबानी के बेटा अगर अंबानी की कंपनी पे कब्जा कर सकता है तो मैं भारत देश में क्यों नहीं कर सकता। तो उनसे बताओ कि भाई अंबानी के बेटे जो रिलायंस, उसके बाप की कंपनी है। भारत तुम्हारे बाप का है, तुम्हारी माँ का नहीं है, किसी के बाप का या किसी की माँ का नहीं। नहीं आप सोचे क्या उदाहरण है, अंबानी से उदाहरण दे रहे थे इंग्लैंड में बैठ के, कह रहे थे कि अगर भाई मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी जगह बैठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। अरे भाई मुकेश अंबानी रिलायंस के हेड इसलिए क्योंकि रिलायंस उनके बाप की कंपनी थी, भारत किसी के बाप का नहीं है। क्या बात करते हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, मैं पहले भी आपको एक बार बोला था, आपने वो किताब पढ़ी नहीं। वो एक वो क्या नाम है उसका, हावियर समथिंग समथिंग, द रेड साड़ी। अब द रेड साड़ी तो इस समय मिल नहीं रही है। नहीं, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। नहीं मैं तो नहीं, वहीं से हमने डाउनलोड, ऑनलाइन उसको चेक, ऑनलाइन, अच्छा पीडीएफ होगा कोई। नहीं पीडीएफ नहीं है, उस पे आप किंडल पे डाउनलोडेबल है, किंडल पे, ओके ओके। डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए रेड साड़ी। उसमें उसके हर चैप्टर से यही बू आती है कि ये तो पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं। और सारा उसमें जो उन्होंने दिखाया है वो भी यही कि किस तरह से षड्यंत्र किए गए तरह तरह के, जिससे कि साहब के क्यों जरूरत थी, सत्ता की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर सत्ता नहीं रही तो उनको जो है मुकदमे झेलने पड़ सकते हैं, इसलिए सत्ता बहुत जरूरी थी। एक अब सत्ता कांग्रेसी नहीं है नेता भी साहब, हमसे इस तरह की अब बात कह 15 रहे साल थे सत्ता नहीं रहेगी तो अब क्या होगा बताइए आप। 15 साल तो मिनिमम है, आगे भी पता नहीं क्या होगा। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हमसे कह रहे थे कि राहुल गांधी को सत्ता कितनी ललक इस तरह इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्ता किसी और के हाथ में रहे, बागडोर उनके हाथ में रहे, वो पूरी दुनिया में घूमते रहे, जिम्मेदारी कोई ना हो, ताकत पूरी हो। लेकिन अब उनको समझ में आया कि साहब सत्ता हाथ में नहीं रहेगी तो ये 6 पुश्तों से जोड़ा गया। अच्छा मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मोतीलाल नेहरू के बाद 6 पुश्तों में इस परिवार में किसी ने काम नहीं किया। मोतीलाल नेहरू के बाद एक भी शख्स ने इस परिवार में काम नहीं किया। लेकिन कोई आदमी चार्टर्ड प्लेन से नीचे चलता नहीं, पूरी दुनिया में 65 विजिट, साल भर के 68 विजिट होते हैं, मतलब अरबों रुपए की विदेश यात्राएं करते हैं पूरा परिवार, माँ बेटा सब। और मैं फिर कह रहा हूं कि साहब मोतीलाल के बाद किसी ने इस परिवार में काम नहीं किया। वही 1,24,000 रुपए सांसद की सैलरी है। अब उसमें ये इतनी अय्याशी कैसे हो रही है, ये भी सोचने की बात है। ये तो है साहब, डायनेस का तो वही है साहब। अखिलेश जी को ले लीजिए ना, योगी जी को लेकर नहीं वो डाउन कर पा रहे हैं। योगी जी चाहे कांवड़ हो और चाहे ताजिया हो, सब में फ्रंट फुट थी बिल्कुल। आपने योगी जी का आज का बयान देखा? आज क्या लेटेस्ट कह दिया उन्होंने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका? कंटेक्स्ट तो और खतरनाक है, कंटेक्स्ट तो और खतरनाक है। कंटेक्स्ट ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से कहा था कि ताजिया 10 फुट के अंदर रखो,
ताजिया ऊपर मत ले जाओ, क्योंकि ना हम तुम्हारे लिए बिजली के तार हटाएंगे, ना हम पेड़ काटेंगे, पेड़ों को उगने में 30-40 साल लगता है, तुम्हारे लिए पेड़ नहीं काटने वाले। ना तो किसी मैंने के कहा था छज्जा 10 फुट के तोड़ेंगे। नीचे, तो मैंने कहा, सुनिए उनकी बात, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा था 10 फुट के नीचे रखो, ये नहीं माने, 25 फुट का ताजिया लेके गए, बिजली का करंट लग गया, कई लोग गिर गए, एक आध आदमी की मृत्यु भी हो गई। तो उन्होंने सड़क पे जाम 3 लगा लोग मर दिया। गए। हाँ, 3 लोग मर गए, तो उन्होंने सड़क पे जाम लगा दिया। तो पुलिस वालों को मेरे पास फोन आया कि साहब ये तो सड़क पे जाम लगा दी। तो मैंने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मारते, सबको मार के भगाओ। वो मुहर्रम वालों की बात कर रहे थे। कुछ नहीं मिलेगा तुमको। सुना मैंने ये। लेकिन अखिलेश जी को कांवड़ियों से बहुत समस्या है, और वो अनिरुद्धाचार्य से भी लड़ पड़े, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब कि आप कृष्ण जी का नाम जो है वो आप गलत कह रहे हो, क्योंकि उनको आप कृष्ण मत कहिए, उनको अखिलेश पूर्वज कहिए। देखिए, इस मामले में मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है। अनिरुद्धाचार्य जी को किसने बोला था अखिलेश यादव से बहस में पड़ने को? बेहतर तो ये होता कि जिस तरह अखिलेश यादव उनसे मुंह फेर कर चल दिए, बेहतर ये होता कि अनिरुद्धाचार्य उनसे मुंह फेर कर चल दिए होते। अभी आजमगढ़ में अपने नए आवास के लिए जब ये गृह प्रवेश कर रहे थे, तो काशी से पंडित बुलवाए थे इन्होंने, सबने आने से मना कर दिया, फिर लोकल ढूंढा गया। माई पॉइंट इज कि भाई अगर जिस तरह क्यों काशी चाहिए के इनको पंडितों, इनको इनको पंडित ब्राह्मण क्यों चाहिए? या वो छोड़िए, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने एकदम स्पष्ट मना कर दिया। अब अनिरुद्धाचार्य को भी किसने कहा था कि आप अखिलेश यादव के मुंह लगे? हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने जवाब एक इतना अच्छा दिया कि जिसके वजह से बहुत इन्होंने कहा कि शूद्र की बात कही, तो उन्होंने कहा आप अपने आप को शूद्र कहेंगे? तो अनिरुद्धाचार्य ने कहा हम तो शूद्र हैं ही, हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो शूद्र हैं। अब ये बात इनको और बुरी लग गई कि अरे ये नहीं, लोग, ये एक तो एक पूरा एक नैरेटिव मिनट, ही ये टूटा। दोबारा बोलिए, मैंने क्योंकि मैंने कई जगह ढूंढने की कोशिश की, मुझे पूरा संवाद नहीं मिला, कहाँ से क्या मैं शुरू बता हुआ, रहा हूं ना, इन्होंने अखिलेश यादव ये ने मिल कहा कहाँ कि गए आपस में? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पता नहीं कहाँ कैसे टकरा गए, मुझे भी नहीं मालूम इसका कंटेक्स्ट। लेकिन इन्होंने अनिरुद्धाचार्य से कहा कि आप लोग हम लोग को शूद्र कहते हैं, अपने को शूद्र कहेंगे? तो अनिरुद्धाचार्य ने कहा हम तो एकदम गेस्टेड शूद्र हैं साहब, हम तो सेवा भाव से लगे रहते हैं, हमसे बड़ा शूद्र कौन है? अब ये बात अखिलेश यादव को और बुरी लग गई कि साहब बताइए, शूद्र पे भी इन्होंने हमारा कॉपीराइट छीन लिया। तो इस बात पे वो एकदम बुरी तरह भड़क गए। ये तो फिर उसके बाद क्या कहे कि उनका नाम क्या था, ये कहाँ से आई बीच में बात? कौन सी बात? भगवान के नाम पे जो हाँ, वो भगवान का नाम पूछ रहे थे कि भगवान कृष्ण, भाई वो चाह रहे थे कि अनिरुद्धाचार्य उनसे कहें कि भगवान कृष्ण का पहला नाम यादव है। अच्छा। तो तो वो उन्होंने कहा नहीं, उस पे वो और भड़क गए, उस पे उन्होंने वो तो और भड़क गए। गर्गाचार्य का उदाहरण दे दिया कि गर्गाचार्य ने उनका नाम, पहला नाम कृष्ण रखा था, वैसे हाँ, उनको वो और लाला कह के वो भड़क बुलाते भी थे, गए, लाला और उस लाला। समय उनकी पार्टी के नेता भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य को भगवान कृष्ण का पहला नाम नहीं मालूम है। तो अच्छा, उसमें ये सब विवाद पुराना जाता है। इस विवाद के जड़ में भी देखिए योगी है। योगी अच्छा, ने इसमें भी आज होगी से है? हाँ, योगी ने आज से 2 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि भगवान राम और कृष्ण दोनों हमारे कुल में यानी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। उसके बाद से ये बड़ी दिक्कत बात हो गई, क्योंकि एक बड़े लंबे जमाने तक कि भाई उनको यादव का, अच्छा यादव वाली बात भी क्या है, गोविंद अब दामोदर यदुवंशी माधवेती, तो नहीं वैसे भी देखिए वो नहीं नहीं नहीं, क्षत्रिय ही है। यदुवंशी, वो तो इसे नहीं, वो कहते हैं गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती। तो भाई यादव वो इसलिए भी कहलाए क्योंकि उनको ले जाकर, भाई कुंती उनकी बुआ थी, सगी बुआ थी, पांडवों से और कौरवों से उनका रिश्ता था। महाराज उग्रसेन चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। तो उनको ले जाकर भाई उनको वृंदावन में रखा गया था उनकी जान की सुरक्षा के लिए। तो कहा जाता है कृष्ण हे यादव हे सकेती। तो लेकिन उसको उन्होंने प्रतिष्ठा का इशू बना लिया, और जो पहले कृष्ण की बहुत बड़ा मंदिर बनवाने जा रहे थे, वो इरादा ड्रॉप करके उन्होंने शिव जी का मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। अच्छा। अब वो शिव जी को शूद्र कहेंगे। और आपको ये भी बताओ कि शिशुपाल वध क्यों हुआ था? क्योंकि वो 100 की सीमा पार हो गई थी। नहीं, 100 की सीमा पार हो गई। उसकी जो मुख्य गाली जो उसने दी थी बार बार घुमा घुमा के अलग अलग शब्दों में, वो क्या थी? अहीर, तू क्षत्रिय ग्वाला नहीं, तू ग्वाला ग्वाला है। ग्वाला ग्वाला तू ग्वाला ग्वाला है। ग्वाला ग्वाला। अच्छा, ये भी एक बात सोचें, एक बात सोचें
कि अगर शिशुपाल की 100 गालियों में एक गाली ग्वाला भी था, तो जाहिर सी बात है कृष्ण ने उसको स्वीकार नहीं किया। शिशुपाल वध का मुख्य कारण वो जो है उनकी जीनियोलॉजी पर प्रहार था कि तू कौन होता है, तू तू तो गाय चराने वाला है, तू ग्वाला है। तो दो चीजें आती हैं, एक तो वो उनके कर्म भाव को प्रधान बता रहा है कि तुम्हारी जाति जो तुम्हारा कर्म है उस हिसाब से तुम शूद्र हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, एक बात। और दूसरी बात, कृष्ण जो है वो गाय तो खाली 11 साल की उम्र तक चराए ना, उसके बाद तो सारे कार्य उनके जो है वो क्षत्रिय वाले। आज अखिलेश यादव ने एक और कांड कर दिया। अच्छा, बताइए बताइए। देखिए, लखनऊ में या कहाँ कहीं कुछ एक गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई। ओ, अखिलेश यादव ने उसको ट्वीट करते हुए पूछा, इतना गांजा आखिर जाता कहाँ है? ध्यान रहे, इसको कंटेक्स्ट में देखिए कि वो पहले भी कई बार कह चुके हैं ये गांजा मठ में जाता है, मठाधीश पीते हैं, बाबा पीते हैं, साधु सन्यासी पीते हैं। अभी ये बात योगी तक पहुंचने दीजिए, उसका भी जवाब आएगा। लेकिन पकड़ वो गए दूसरे कारण से। लोगों ने 1 दर्जन अखबारों की कटिंग नीचे पोस्ट कर दी जिसमें अलग अलग जगह था, कहीं पे कोई सपा सांसद गांजा पीता पाया जा रहा है, कहीं विधायक पीता पाया जा रहा है, कहीं सपा सांसद पदाधिकारी के यहाँ से गांजे की खेप निकल रही है। तो लोगों ने कहा यहां जाता है। मैंने मुझे ये जो है ना, ये बंदा घोर एक इसकी जो है वो कॉम्पिटेंस चैलेंज लगता है, मतलब टोटली इनकॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंस का सीधे ये बात है ना, आप इसको समझे। जितने लोग सत्ता के एक शुरुआत पे एकदम टॉप पे बैठा दिए गए, उनको राजनीति का आइडिया नहीं है। राहुल गांधी को राजनीति का आइडिया नहीं है, अखिलेश यादव को अभी राजनीति कहाँ का बैठा आइडिया, है बेचारा राजनीति टॉप पे, उसको आप बगैर मतलब ब्लेम कर रहे हैं, गरीब किसको बड़े को, राहुल गांधी को। किस अरे भाई, राहुल गांधी तो यूपीए 10 साल सरकार ही चला रहे थे भाई। वो तो इतने टॉप पे थे कि वो प्रधानमंत्री का आदेश लेके ऐसे फाड़ देते थे। वो तो आप देखिए, वो कैबिनेट डिसीजन ऐसे फाड़ देते, वो अध्यादेश फाड़ देते थे। उनसे ज्यादा टॉप पे कौन होगा साहब? ये तो राष्ट्रपति नहीं कर सकता जो काम उन्होंने किया। वो तो जाने दीजिए, वो तो बहुत टॉप पे थे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद से शुरुआत की। एक आदमी ऐसा है जिसने टॉप से राजनीति नहीं शुरू की और जो कि वंशवादी भी है, वो तेजस्वी यादव है। उसको राजनीति आती है, लेकिन उसके लिए भी इसलिए क्योंकि उसने कक्षा 9 के आगे पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। उसने कहा छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में किसने पढ़ाई नहीं, किसने क्या किसको क्या बनाया है, हम राजनीति करते हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव को राजनीति आने का एक कारण यह भी है कि जब तेजस्वी बड़ा हो रहा था तो लालू जेल चले गए थे, तो सारी पार्टी उनको खुद देखनी पड़ी थी। तो आप इसको समझिए ना, क्योंकि लालू जेल चले गए इसलिए तेजस्वी यादव ने राजनीति सीख ली। मुलायम सिंह यादव चूंकि अंतिम समय तक अखिलेश के ऊपर साया लेके बैठे रहे, यहां तक कि आपने देखा कि वो अखिलेश को सामने रख के मोदी के कान में फुसफुसाते भी नजर आए कि मेरे बच्चे को बचा के रखना। तो आप इसको एक कहा ना कि बरगद की साया में फिर कोई प्लांट कैसे पनपता है। अगर मुलायम सिंह यादव जेल चले गए होते तो अखिलेश यादव को भी राजनीति आ गई होती। ऐसे कोई तो एग्जांपल्स होंगे ना जो पुराने जमाने में थे। तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। शी स्टार्टेड एट द टॉप। लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी का जो बचपना बीता था वो 1947 के पहले बीता था, वो भी इलाहाबाद जैसी जगह बीता था, वो भी ऐसे मौके पे बीता था जब इलाहाबाद पूरे देश की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होता था। इसलिए इंदिरा गांधी को राजनीति आती थी, राजीव गांधी को नहीं आती थी। ये तो बात आपकी कुछ इसमें दम है, बिल्कुल इसमें दम है। लेकिन मोदी जी ने वड्रा को क्यों जेल भेज दिया? जेल भेजने का मतलब, भेजा नहीं है अभी, मतलब जेल भेजने का इंतजाम क्यों कर दिया? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि व्हाट टुक देम 11 years, 11 साल क्यों लगा? 2014 का जो चुनाव कैंपेन था वो 4 शब्दों पे ही केंद्रित था, 2G 3G 4G जीजा जी। तो उनको 11 साल क्यों लगा? जिस वाड्रा का नाम लेके मोदी शाह पूरे भाजपा ने बड़ी बड़ी चुनावी दावे किए, उन्हें 11 साल क्यों लगा? एक मामूली सा बर्तन व्यापारी आज अरबपति बन के घूम रहा है।
जिसको मन चाहता गालियां देता है, पत्रकारों को पागल कहता है। वैसे वाड्रा भी कभी कभी हमको लगता है ये गांधी परिवार के कर्म दंड है कि उनको वाड्रा जैसा दामाद मिला है, उनका कर्म फल है। मतलब मैं वाड्रा की बातें सुनता हूं तो मैं बहुत सीरियसली सोचा हूं कि अच्छा पढ़े लिखे वो भी नहीं है, लेकिन जब मैं वाड्रा की बातें सुनता हूं तो मैं बहुत सीरियसली सोचता हूं कि इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो ये कहता है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो विपक्ष मुझे हाथों हाथ लेने के लिए बैठा है। अभी हाथों हाथ लेने से उनका क्या मतलब मेरी समझ के बाहर है। कौन विपक्षी पार्टी उनको टिकट दे रही है? कांग्रेस, मतलब प्रियंका गांधी के पति ने बीच में इतना हाहाकार मचाया टिकट के लिए जिसकी कोई लिमिट नहीं। वो जाते हैं, मतलब वो मुझे याद है गाजियाबाद में उन्होंने खुद ही पोस्टर्स लगवा दिए थे, अपने अपने पैसे से खर्च करके खुद ही छपवा के लगवा दिए, वाड्रा को टिकट दो। तो मतलब वो भी जिस तरह की बातें करते हैं मेरी समझ के बाहर है। अच्छा चलिए, वाड्रा एक और जो आजकल जो मैटर बहुत चल रहा है वो एक इतिहासकार बड़ी उसका क्या कहें उसका प्रचार हो रहा है। उनको हम पहले आई शेडो बैंडिट कहा करते थे। उनकी आई शेडो देखा करें, रोज नहीं आती है आई शेडो। आई शेडो पंडित के अलावा कुछ और भी उनकी जो वेशभूषाएं उसको लेके इस तरह की टिप्पणियां हुआ करती हैं जो हम कह नहीं सकते, उचित नहीं मेरा होता ट्वीट आज आपने रिपोस्ट किया, मैंने देखा है। ये जो आई शेडो बैंडित के जो विचार हैं, जिसको लेके राजदीप जैसे लोग जो हैं वो उछल रहे हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? मतलब कम से कम रोमिला थापर और डीएन झा वगैरह जो थे, या उनसे पहले आपके मोहम्मद हबीब वगैरह, जिन्होंने हमारे पूरे इतिहास को भ्रष्ट किया, कम से कम भाषा तो ठीक उपयोग में लाते थे। कम से कम कुछ तो प्रयास करते थे कि कुछ उसका आवरण बैठा लें कि साहब कि इसका ये प्रूफ है, भले उसको डिस्टॉर्ट करें, कुछ करें, थोड़ा बहुत तो मतलब उनमें पर्दादारी थी। यहाँ तो पर्दा है ही नहीं। मैं थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट इस पे थोड़ा सा असहमत टू यू मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा असहमत हूँ इस तरह मैं कि भाई रोमिला थापर, इरफान हबीब या मोहम्मद हबीब या झा जी या शर्मा जी, इन लोग के जमाने में इनके सामने कोई चैलेंज ही नहीं था ना। जो उन्होंने कह दिया दैट वाज द लॉ, वही तो सब कुछ था। अभी आज योगेंद्र यादव का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, वो कह रहे थे कि जिस जमाने में हम जेएनयू में थे किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हिंदुत्व की बात कर सके, किसी की औकात नहीं थी, और निर्मला सीतारमन थी वो तक नहीं कर सकती थी, हमारा इतना दबदबा हुआ करता था। सोचिए, तो ये उस जमाने की बात है। तो जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं भाई, उसमें कौन था रोमिला थापर को ये चैलेंज कर देता, इरफान हबीब को, मोहम्मद हबीब को कौन चैलेंज कर देता। आज की तारीख में कंपटीशन आ गया है साहब, सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया है, जानकार लोग आ गए, खुल के उनको फर्जी साबित किया जा सकता है, उनको साबित किया जा चुका है। यहां तक कि रोमिला थापर अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं, और वो तो ये तक बताती है कि युधिष्ठिर ने अशोक की कॉपी किया था। तो अब आप इसको ये मानसिक संतुलन नहीं, ये लेफ्टिस्ट जो है इसका प्रयास कर रहे हैं, और इसकी आरंभ जो है वो हार्वर्ड से हुआ। हार्वर्ड में वो जो संस्कृत के एक वो बैठाले गए हैं ना लेफ्टिस्ट, क्या नाम है उनका, अभी आ जाएगा नाम, बताता हूँ आपको। तो वो अंग्रेज भाई, तो ये उनकी थ्योरी है। तो रोमिला थापर देखिए जो मेरी है वो बात सुने, कई लोगों की देखिए थ्योरी। ये पहली बात तो ये कि इसको दो हिस्से में देख लेते हैं हम जरा। हमारी आदत हो गई है, हमने इसको ओके, हमने रोमिला थापर और इरफान हबीब को हाइफनेट कर रखा है। पहले इनको अलग अलग करिए। रोमिला थापर को आप वामपंथी कह सकते हैं, इरफान हबीब को आप वामपंथी नहीं कह सकते। इस्लाम में वामपंथी नहीं होते, वो जिहादी हैं। रोमिला थापर वामपंथी हिस्टोरियन है, डिस्टोरियन अरे है। उनकी बेटियों ने फिर क्या लव जिहाद किया है क्या? किसकी बेटियों ने? सेक्युलर है, उनकी बेटियां जो हैं वो हिंदुओं से ब्याह की हैं। अच्छा ठीक है, वो बहरहाल वो और उनके अब्बा एकदम प्योर जिहादी माइंडसेट के लोग थे। मैं उनकी बात सुन रहा था, अभी पटना आए थे इरफान हबीब, तो अच्छा। वहां पे लोगों ने उनसे कहा कि साहब बख्तियार खिलजी और वो नालंदा,
तो बोले हाँ जलाया था, तो जलाया था, जैसे वो सैम पित्रोदा नहीं कहते हुआ तो हुआ, बोले हाँ जलाया था। तो फिर उसकी दूसरी बात सुनिए, मैं सुन के हैरत में रह गया। उन्होंने कहा देखिए, इतिहास में वो बातें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए जिससे नफरत फैले, इतिहास में वो बातें पढ़ाई जानी चाहिए जिससे मोहब्बत फैले। तो भाई तुम इतिहासकार हो कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हो, मैं कई दिनों से पूछ रहा हूँ। तो या तुम राहुल गांधी के साथ टहलो जाके मोहब्बत दुकान चलाओ, वो भी कैसी चला रहे हैं आप देखिए। दूसरी बात, रोमिला थापर को कोई चैलेंज नहीं था। ये जिस लड़की का नाम आप ले रहे हैं रुचिका शर्मा, पहली बात तो वो हिस्टोरियन नहीं है। केवल जेएनयू में घुसने मात्र से अगर हर आदमी हिस्टोरियन हो जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। तो अपना उसने मुझको पीएचडी तो की है हिस्ट्री में। हाँ, मैंने एक बार उनको चैलेंज किया तो उन्होंने मुझको ब्लॉक कर दिया। मेरी बात सुनिए। अच्छा। हाँ, दूसरी बात, जिस दिन से लल्लन टॉप ने उसको अपनी जगह दी, देखिए आपको इंडिया टुडे ग्रुप के हर सेगमेंट पे वो नजर आएगी बंदी। लल्लन टॉप पे नजर आएगी, इंडिया टुडे पे नजर आएगी, आज तक पे नजर आएगी, यूपी तक पे नजर आएगी, और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने भी दिया, हिंदू ने भी दिया, बीबीसी ने भी दिया, इन लोगों ने उसका स्टार बना दिया। हकीकत ये है, अच्छा उसको भी एक बात अच्छी तरह मालूम थी कि भाई जिस तरह की बातें मैं कर रही हूँ, जितनी जानकारी मेरी है, उससे बात पूरी नहीं होगी। तो उस बात पूरी करने के लिए उन्होंने बहुत ही अश्लील और भद्दा अंग प्रदर्शन भी नहीं कहना चाहिए, वो तो लिटरली मतलब वो तो एकदम से, मैं क्या बोलूं उसको, मतलब मैं कल उनको अपने शो पे दिखाना चाहता था। बोल सकते हैं मैं वक्ष प्रदर्शन बोल सकते हैं, वक्ष प्रदर्शन। अरे भैया मैं क्या मतलब, कल मैं उसको अपने शो पे दिखाना चाह रहा था, तो मेरे यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे मेरे प्रेस में बैठे थे, क्या भैया जाने दीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं, आपका शो एकदम पोर्नोग्राफिक हो जाए। तो इस तरह का वो मतलब, अगर वो इतिहासकार हैं तो मैंने आज लिखा है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की चेयरमैन मियां खलीफा को होना चाहिए। तो मतलब ये किस तरह के लोग हैं। अच्छा दूसरी बात, एक वो स्टॉकहोम सिंड्रोम वाली बात है, क्योंकि उन्होंने खुद ही लिख के बताया है कि 10 साल तक उनका रेप हुआ है। आज जो रेप की परिभाषा है उसमें पूरा रेप हुआ 10 साल तक। एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड के हाथों वो बताती हैं मेरा यौन शोषण हुआ है, रेप हुआ है, मुझे मारता था, पीटता था, मुझको मार पीट कर मेरे कपड़े फाड़ के फोटो लेता था, और 10 साल बाद किसी तरह वो उस मामले से निकली। वो ये भी कहती मैंने एफआईआर इसलिए नहीं की कि लोग कहीं मुसलमानों से नाराज ना हो जाएं। इतनी त्याग की भावना या गांधी में थी या इन लोगों में थी। तो आप समझिए कि उन मतलब इन्होंने एफआईआर नहीं की, लेकिन ये किस्सा इन्होंने अपना बयान किया। लेकिन एक स्टॉकहोम सिंड्रोम है साहब, बुरी तरह बंधक हो चुकी हैं। हाँ, लेकिन वो जो 10 साल तब अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ रही, तो उस दौरान इनकी एक विचारधारा बनी। बॉयफ्रेंड छूट गया, विचारधारा वही रह गई। अच्छा विचारधारा को भी समझ में आता था, विचारधारा भी समझ में आता है, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे, जैसे देखिए मैं एक बात और कहूं, मुझे किस बात पे नाराजगी है बहुत ज्यादा, कल मैंने लिखा भी है इसके ट्विटर पे। अंजना ओम कश्यप उसको लेके इंटरव्यू ले, दो लोगों का इंटरव्यू, एक तो राजदीप सरदेसाई, एक अंजना ओम कश्यप। राजदीप सरदेसाई तो उसको एजेंडा चलाने के लिए ढूंढ के लाई थे, राजदीप को मैं कुछ नहीं कहता भाई, उनका तो खुला एजेंडा है। अंजना ओम कश्यप जब उनको लेके आए, भाई आप पत्रकार हैं, कुछ तैयारी करके आया कीजिए, कुछ पढ़ के आया कीजिए। आपको लगता है मैं इतने बड़े पत्रकार हूं, मैं जो चाहूंगी पूछ लूंगी, जो चाहूंगी बहस कर लूंगी। हुआ क्या, वो बंदी आपके मुंह पे बैठ के झूठ बोलती रही और आप उसको टोक नहीं पाए। वो बंदी आपके मुंह पे बैठ के बोलती रही कि अकबर ने सत्ता में आने के 2 साल के अंदर जजिया खत्म कर दिया, जबकि उसने 8 साल बल्कि 9 साल लिए, इसमें 9 साल बाद उसने जजिया खत्म किया। वो बंदी आपके मुंह पे बैठ के झूठ बोलती रही कि काफिरों की सरों की मीनार सिर्फ एक बार बनी। अरे बैरम खान ने 8 बार बनाया केवल बंगाल में, और अकबर ने उसको पुरस्कृत किया। अहमदाबाद में बना, चित्तौड़ में बना, दिल्ली में बना। वो काफिरों के सरों की मीनार बनवाना उसका शौक था। जब आप ये कहते हैं कि उसने जजिया हटा दिया, तो आप बताना भूल जाते हैं कि उसने कुंभ मेले पे टैक्स लगाया था, उसने कुंभ मेले पे। लेकिन अंजना ओम कश्यप, सॉरी मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया इसमें, लेकिन अंजना ओम कश्यप तैयारी के बगैर आ गई, और दैट लेडी वाज लीडिंग हर बाय द नोज, जो चाह रही थी झूठ बोल रही थी। और अंजना ओम कश्यप ज्यादा से ज्यादा ये कह के रह गई शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। सामने किसी फोर्सफुल हिस्टोरियन को बैठाला भी तो नहीं। अरे किसी को नहीं बैठाया, और खुद भी तैयारी नहीं की, तो भैया जब आप किसी पे आप इतिहास से बहस करने आ रही, शिवाजी महाराज को गाली दे रही है खुले में, शिवाजी महाराज को गाली दे रही है। और मेरी बात सुने, हमारे वो कहाँ है वो उद्धव और राज बंधु, कह तो रहा हूं कि भाई अब मुझे बताइए हमारा आपका किसका इतिहास का बैकग्राउंड है। लेकिन हम जब शो करने आते हैं तो पढ़ते हैं ना, जानकारी लेते हैं ना, तैयारी करते हैं ना।
आपने कोई तैयारी नहीं की और आप आके ऐसे बैठ गई और एक 2% की स्कॉलर को आपने बुलाकर दुनिया भर का झूठ फैलाने का आपने मौका दे दिया। वो तो खैर जानबूझ के किया गया था। लेकिन साहब ये आपके जो मित्र हैं दूसरे पुराने मित्र अजीत अंजुम जी, इनको क्या हो गया? मैं थोड़ा सा कट गई आवाज। किस मित्र का जिक्र किया आपने? अजीत अंजुम जी आपके पुराने मित्र, उनको क्या हो गया? नहीं देखिए, एक हमने सोशल मीडिया पे एक बड़ी एक दिक्कत वाली बात देखी है। वो मैंने देखा है कि पशेमान भाई, क्यों हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, वो पशेमान आता क्यों? हूं उनकी पशेमानी पे भी आता हूं, लेकिन उसके पहले इसको जान ले। सोशल मीडिया पे मेरा तजुर्बा रहा है कि लोग व्यंग्य समझ नहीं पाते हैं, बहुत ढेर सारे लोग। ये पहले पहले मित्र वाली बात ठीक कीजिए पहले आप। मित्र वाली बात आप अरे ठीक भाई, कीजिए। हमारे भी मित्र हैं, सारे नहीं, आपके यूट्यूबर मित्र होंगे। यूट्यूबर्स हैं। मैंने आज तक अजीत अंजुम को रूबरू नहीं देखा। आपके मित्र नहीं, होंगे मैंने भी मेरे। नहीं देखा। हाँ, सारे मैंने उनसे यूट्यूबर्स कभी आपस में बात नहीं मित्र हैं की, ना। मेरा उनसे कभी पत्र व्यवहार नहीं हुआ, मैंने उनसे कभी टेलीफोन पे बात नहीं की, मैंने उनको रूबरू नहीं देखा। मैं अजीत अंजुम की मित्रता तो दूर की बात, मैं उनकी छाया से दूर हूं। पहली बात इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग व्यंग्य समझ नहीं पाते, फिर उल्टी उल्टी बातें करने लगते हैं। रही बात अजीत अंजुम की, तो भाई अजीत अंजुम के बारे में बड़ा इस तरह की बात आई कि अब इससे अजीत अंजुम ज्यादा नाराज हो गए हैं। ज्यादा नाराज इसलिए हो गए हैं कि जब उनके खिलाफ FIR हुई तो उन्होंने बहुत ढेर सारी मर्सी पिटीशन डाली। तो उनसे कहा कि भाई हम आगे से अपना शो बहुत अच्छा बनाएंगे और हम इस तरह का बनाएंगे कि बिहार चुनाव में भाजपा के पक्ष में अंतर पड़ जाएगा, हमको एक मौका दे दिया जाए, FIR खत्म कर दिया जाए। तो उनसे कहा गया कि भैया जब तक तुम आज तक कांग्रेस के पक्ष में तो अंतर डाल नहीं पाए, तो भाजपा के पक्ष में क्या अंतर वही डालोगे? मुझे मध्य प्रदेश की याद आ गई। मध्य प्रदेश की याद आ गई। मध्य प्रदेश में तो याद होगा इनका होटल का बिल देने से मना कर दिया था पार्टी ने। तो दोनों कहते कांग्रेस के पक्ष में जब तुम नहीं अंतर डाल पाए, तुम हमारे पक्ष में क्या डालोगे? अब वो बहुत नाराज, अब वो बहुत नाराज है। अच्छा, बड़ी बात यह कि एक बात काम बहुत अच्छा किया चुनाव आयोग ने। मतलब वो तो जिस तरह इस समय फैक्ट चेकिंग कर रहा है हर बात की, इधर आप ट्वीट किए उधर फैक्ट चेक हो गया, हर चीज का जवाब दे रहा है, एकदम तुर्की बतुर्की जवाब दे रहा है। एक चीज और देखिए, अजीत अंजुम जिनके करीब 2 मिलियन फॉलोअर हैं, 20 लाख फॉलोअर। आज मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, मैं नहीं हमेशा ज्यादा कहता है। हूं कि अरे नहीं नहीं, ज्यादा है, ज्यादा है। नहीं नहीं, चलिए ट्विटर पे हमने देखा, ट्विटर पे, ट्विटर पे, ट्विटर पे होंगे। हाँ, ट्विटर पे। ट्विटर की बात करें, मेरी बात सुने। मैं हमेशा कहता हूं, किसी संजय दीक्षित जी की बात मत सुनिए, किसी अनुपम मिश्रा की बात मत सुनिए, खुद चेक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब सितारे जमीन पर आई तो लोगों ने कहा हिट है, लोगों ने कहा फ्लॉप है। हमने कहा किसी की बात मत सुनिए, इंटरनेट पे जाइए, बुक माई शो लगाइए, जो आपके आसपास जितने PVR हैं देख डालिए, सब सीटें खाली पड़ी हैं, तब मान लीजिए कि एकदम वो सितारे वास्तव में जमीन पे चले गए, धूल में मिल गए। इसी तरह मैं कहता हूं कि किसी की बात ना सुनिए। अजीत अंजुम का क्या हाल है, ये चीज के लिए ट्विटर पे जाइए। 2 मिलियन फॉलोअर यानी 20 लाख फॉलोअर, और उनके हर ट्वीट पे लाइक आ रहे हैं 250-300। तो अब आप इसको समझिए, आप इसको समझिए कि कहीं ना कहीं आदमी अपनी विश्वसनीयता किस हद तक खो चुका है। हाँ, लेकिन ये जो बात उनकी आउट कर दी गई कि साथ में वो मर्सी पिटीशंस लगा रहे हैं, ये बड़ा उनके खिलाफ चली गई। भाई उनकी बेइज्जती होगी, ये तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। और ये अभिजीत की बदमाशी है, अभिजीत अय्यर की तरह का। अच्छा, ये अभिजीत की बदमाशी है। उसका वो जो दिल्ली मीडिया गॉसिप है ना, उसमें उसने चला दिया था। नाम नहीं लिया, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ठीक सब समझ गए। अच्छा, मैं तो कहीं और देखा, तो हो सकता है सोर्स वही हो सकता है सोर्स वही हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि अजीत अंजुम ने इस गॉसिप का खंडन नहीं किया। खंडन भी नहीं किया। और नहीं तो अभिजीत ने क्या कहा? अभिजीत ने ये कहा कि वन फेमस यूट्यूबर who has been slapped with an FIR is presently trying to contact BJP leaders and telling them that he will henceforth do balanced coverage. अब FIR तो एक ही के विरुद्ध हुई है, तो सबको पता चल गया कि हाँ साहब। कभी कभी मुझे ये लगता है, मैंने अजीत अंजुम के तमाम वीडियोस देखे हैं, तमाम जगह उनको बात करते लाइव सुना है मैंने उनको। कभी कभी मुझे यहाँ पे हमारे प्रयागराज में भी आए थे, पिछले चुनाव में कवर कर रहे थे, और जैसे जैसे जवाब उन लोगों ने उनको दिए और जैसे जैसे उन्होंने लोग उनसे पेश आए हैं, कसम खुदा की मैं तो होता तो पत्रकारिता ही छोड़ देता। मैं तो कैसे वो इतना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वही हमको कभी कभी लगता है कि गंदा है पर धंधा है। अरे साहब, बर्दाश्त से ही तो
स्टेटस बनता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग पीछे हैं। अजीत अंजुम जी देखिए कहाँ है आज। किससे पीछे हैं आप? किससे पीछे हैं? आपके बारे में तो लोग पूछते हैं किसके पीछे हैं। किसका नंबर है? अच्छा साहब ये बताएं, एक और बड़े जोर शोर से बात चल रही है कि मोहन भागवत जी मोदी जी को रिटायर करवाना चाहते हैं। तो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को कोई रिटायर करवा सकता है, जब होंगे तभी होंगे। लेकिन इसकी कोई छाया दिखती है आपको कहीं? कोई किसी प्रकार का कोई रैट रेस दिख रही है क्या? देखिए, ना मोहन भागवत जी अपनी बात मुझसे शेयर करते हैं, ना मोदी जी। मैं बहुत मैं दोनों तो से नाराज हूं। लेकिन मेरी विश्लेषण बात सुन। विश्लेषण लेकिन विश्लेषण तो मेरा अपना मानना है कि जो हमारे सामने तथ्य के अलावा जो लॉजिक लॉजिक मेरा ये कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है आरएसएस। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था का मुखिया दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया को मीडिया के माध्यम से रिटायर होने के लिए कहेगा, यह बात लॉजिकल नहीं। मोहन भागवत को अगर मोदी को रिटायरमेंट के लिए ही कहना होगा तो यकीन माने मीडिया माध्यम नहीं होगा। बड़ी लॉजिकल सी बात है। वो मोरोपंत पिंगले की बात कर रहे थे, और लेकिन हाँ, मोहन भागवत को लेकर जितना ये अच्छा किसी और ने कहा होता तो बहुत बवाल हो जाता। मोहन भागवत की बात जितनी तेज उठी उतनी ही तेज दब गई। इसका कारण है क्योंकि साहब मोहन भागवत साहब का एक पूरा इतिहास है बेतुके बयान देने का, और कम से कम ऐसे समय पे देने का कि जिसका कोई सर पैर ना हो। किसी चुनाव के पहले वो आरक्षण समाप्त करने लगते हैं, किसी चुनाव के पहले वो संविधान बदलने लगते हैं। तो आप इसे देखें कि अच्छा एक बात और है भाई, आपकी बात मोदी पर लागू हो या ना हो, आपने एक राजनेता का एग्जाम्पल नहीं दिया था, आपने मोरोपंत पिंगले का एग्जाम्पल दिया था। पिंगले साहब को इमरजेंसी के दौरान आरएसएस का अनऑफिशियल हेड माना जाता था। आरएसएस के दौरान इमरजेंसी के दौरान आरएसएस चला रहे थे, उनको अगला सरसंघचालक माना जाता था। नहीं हुए वो अलग बात है। तो आपने एक आरएसएस के मेंबर का एग्जाम्पल दिया 75 वर्ष वाली बात, तो मोदी पर लागू हुई या नहीं हुई? मोदी से एक हफ्ते पहले 75 वर्ष के हो रहे मोहन भागवत पे तो लागू हो ही गई ना। मोदी से एक हफ्ते पहले सितंबर में ये 75 के हो जाएंगे, तो भागवत जी पे तो उनकी बात लागू हो ही गई। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो उनकी अपने स्वयं पर लागू होगा कि नहीं होगा। ममता बनर्जी जो है वो क्यों नाराज हो रही है इतना? ममता एसआईआर तो बनर्जी चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो बिहार में चल रहा है, और ममता बनर्जी कह रही है कि साहब बंगालियों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। नहीं देखिए, तो हेमंत बिस्वा जी उनको चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो बंगाली हिंदुओं के अगेंस्ट में हो तो बोलो। अब क्या जब उनको भी उन्हें भी तो मालूम है ना कि बिहार के बाद किसका नंबर है, पूरे देश में करने की बात कर रहा है चुनाव आयोग। और उनको भी मालूम है ना क्या कि सबसे अगर बिहार से ज्यादा फर्जी वोटर निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे पूरे देश में। सबको मालूम है ये बात ना कि फर्जी वोटर और फर्जी आधार कार्ड की फैक्ट्री कहाँ से निकलेगी। उन्हें भी मालूम है कि अगला नंबर उन्हीं का है, तो इसीलिए वो अभी से हल्ला मचा रही हैं। और बाकी उनको विक्टिम कार्ड प्ले करने की आदत है, और वो तो कह रहे हैं कि पूरे भारत में बंगाली पीटे जा रहे हैं। तो भाई मुझे तो कोई बंगाली कहीं पिटता नजर आया नहीं। अब इसको क्या कहा जाए। अगर बंगाल में बंगाली पिट रहे हैं तो ममता बनर्जी शुड रिजाइन, और अगर पूरे भारत में पिटने की बात कह रहे हैं तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा है। उनका इशारा बेसिकली असम की तरफ था। भाई असम में भी कहाँ पिट रहे हैं बंगाली, आप इसको देखें ना। अरे वो तो उनका मुसलमान सारा पिट रहे प्रॉब्लम हैं, उनका आप सारा समझ ही प्रॉब्लम नहीं रहे। बांग्लादेशियों से है। उनको हाँ, बांग्लादेशियों के लिए वो कह रही हैं बंगाली। तो उनको ये बात समझना पड़ेगा कि बांग्लादेशी और बंगाली में अंतर है भाई। दो देश बने थे अलग अलग, बंगाल का विभाजन हुआ था। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल इसलिए बना था कि साहब एक बांग्लादेश हुआ और एक बंगाल हुआ। ये क्या बात कर रहे हैं भाई। जब विभाजन हुआ था तो ईस्ट बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान कहा गया था, ईस्ट बंगाल नहीं कहा गया था।
बंगाल आप थे, सिर्फ आप थे। पहली बात तो मेरी समझ के बाहर है कि 1971 के बाद, मतलब 1947 के बाद, आज 77 साल में आज भी हम उसको पश्चिम बंगाल कहते क्यों हैं? उसका नाम सिर्फ और सिर्फ बंगाल होना चाहिए। पूर्व बंगाल कहाँ है भाई? कहाँ है? ईस्ट ईस्ट बंगाल कहाँ है? ईस्ट बंगाल तो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था ना, और बाद में बांग्लादेश बन गया। तो भाई ईस्ट बंगाल के दिन जब गए तो फिर वेस्ट बंगाल क्यों है? उसको तो बांग्लादेश, इसे आप सीधे बंगाल कहिए ना। मुझे बताया गया कि साहब बंगालियों का अत्यंत आग्रह था कि उनको पश्चिम बंगाल ही कहा जाए। जैसे पंजाब तो दोनों तरफ पंजाब है, पंजाब वहां भी पंजाब कहलाता है, पाकिस्तान में भी और भारत में भी पंजाब कहलाता है, लेकिन यहाँ पर ये तो पश्चिम बंगाल कहलाता है। क्यों कहलाते हैं? पूर्वी पंजाब, पूर्वी बंगाल बचा कहाँ? जब पूरब नहीं तो पश्चिम कैसा? इट इज ओनली बंगाल। तो चलिए एक और विषय लेते हैं कि साहब इधर तो ये सब लोग जो है वो मेल्ट डाउन हो रहा है इनका, और उधर मोदी जी जाके जो है वो बिहार में फिर से जले पे नमक छिड़क देते। ये अच्छी बात है क्या, जले पे नमक छिड़कना? क्या कह दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने तो SIR की तारीफ कर दी, बंगाल में जाके इलीगल माइग्रेंट्स के विरुद्ध बोल दिए। कहा कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं, जो अवैध रूप से भारत में आए हैं, उनके विरुद्ध पूरी लीगल कार्यवाही होगी भारत के संविधान के अंतर्गत। क्या बताएं, मतलब जहां पे कांग्रेसी खुलेआम अब कह ये रहे हैं। उनकी कमी है थोड़ी सी मोदी जी की, जब वो कहते हैं भारत के संविधान पे, तो उनको भी एक किताबिया रखनी चाहिए, भगवे रंग की रखें भले, और वो लाल भी रंग अंदर को उसके भी पन्ने अंदर कोरे हों। मुझे तो लगता है मोदी जी को संविधान पूरा याद ही होगा। राहुल गांधी की तो जो किताब है उसके पन्ने अभी फिर कोरे निकले, दोबारा दोबारा अभी कोरे निकले। द मैन कैन नॉट गेट अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर बार कोरे पन्ने लेके आ जा रहा है। राहुल गांधी का संविधान बेसिकली यही है कि जहां कवर के ऊपर संविधान लिखा है और अंदर खोलो कोरे पन्ने, जो चाहो लिख लो, अपने मन से अपना संविधान लिख डालो। तो बस वही उनका संविधान है। रही बात मोदी की, तो मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसको मैं कई चैनलों पर कह चुका हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्होंने पूरा देश अमित शाह के हवाले कर दिया है। या तो वो चुनावी रैलियों में नजर आते हैं या विदेश में। आप ये देखें, वक्फ जैसा एक्ट पास होने था, वक्फ जैसा बिल पास होना था, और वो पार्लियामेंट में नहीं आया। कहा मोटा भाई तुम्हारा काम है, तुम देख लो। मणिपुर जाना था, मोटा भाई तुम देख लो। कश्मीर जाना है, मोटा भाई तुम देख लो। मध्य प्रदेश में जाके सांसदों विधायकों को बात करने का तरीका बताना है तो वो भी गृह मंत्री देख लें। उत्तर प्रदेश आना है तो भी गृह मंत्री देख लें। पुलिस सेवा में जाना है, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो भी गृह मंत्री देख लें। छत्तीसगढ़ जाना है, नक्सलियों की समस्या सॉल्व करनी है तो भी गृह मंत्री देख लें। तो मोदी जी ने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अमित शाह को एक तरह से डिप्टी PM सॉर्ट बना लिया, या अपना उत्तराधिकारी बना लिया, इसको आप मान लें। उन्होंने बड़े खुले अंदाज में बता दिया है कि मेरे बाद कौन है। क्योंकि आप देखें कि देश की किसी राजनीति के किसी भी मेरे पहलू या बाद किसी कौन है ये नहीं बताया, मेरी चॉइस कौन है ये बताया। मेरी चॉइस कौन है, मेरी चॉइस कौन है, ऑफ कोर्स उसको आप ऐसे कह लें। क्योंकि मोदी जी या तो आज विदेश में नजर आते हैं, चुनावी रैलियों में नजर आते हैं, यानी कि संसद संचालन भी उन्होंने अमित शाह पर छोड़ रखा है। भाई जो वक्फ बिल था, वो भारत के मतलब पूरे जितना पार्लियामेंट्री हमारा इतिहास है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज था, बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, पर वो भी उन्होंने उनके भरोसे छोड़ दिया। तो 370 तो लेके आए थे, खैर उनका हक भी था। माय पॉइंट इज कि मोदी जी इज डूइंग वेरी गुड ऑन इंटरनेशनल फ्रंट। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो विदेशी उस पर। और लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि आज भी किसी भी चुनावी रैली में भाई सबसे बड़े वोट पुलर और सबसे बड़े क्राउड पुलर तो वही है। तो जाहिर सी बात है बंगाल और बिहार में आपको मोदी जी ही नजर आएंगे। और रही बात ये कि जलते पे नमक छिड़कने का, तो मोदी जी से बरनौल लगाने की अपेक्षा तो नहीं कर रहे होंगे इन लोग।
वैसे वक्त की आपने बात की, वो जजमेंट कहाँ रुक गया? इन्होंने तो रूल्स भी बना डाले उसी बीच में, वो भी लागू कर दिए। देखिए, एक आपका समय हो रहा है, मैं चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा। मैंने जो देखा है कि यदि किसी भी सरकार ने सरकार नहीं कि सरकार के किसी भी अंग ने यदि कुछ करने का मन बना लिया तो दुनिया की कोई न्यायपालिका उसको नहीं रोक पाई। मैं आपको मोटे मोटे 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। योगी जी के बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार गरजा, पर बुलडोजर पहले से ज्यादा रफ्तार से चल रहा है। कांवड़ यात्रा पे दुकानदारों के नेम प्लेट पे सुप्रीम कोर्ट ने कितनी आफत मचाई, अभी भी किसी की दम नहीं कि बिना नेम प्लेट के वहां बैठ जाए। बाकी चीजें आप जाने दे साहब, सीएम और पीएम को तो जाने दे, प्रधानमंत्री को देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट SC/ST पे लेके आया, जहां पे मोदी को नहीं सूट कर रहा था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, जिसको मोदी का शाहबानो मूवमेंट माना गया। और पीएम और सीएम और डीएम तो बड़ी बात है, इसको तो जाने दें। एक दरोगा भी जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 साल से ज्यादा की सजा जब तक ना हो, किसी को गिरफ्तार ना करो, वो तो 2 महीने की सजा उठा के जेल भेज देते हैं, वो दफा 25 पे जेल भेज देते हैं। और जो हाईकोर्ट तलब कर देती है, तो हुजूर दंगा हो जाता, गिरफ्तारी बड़ी जरूरी थी, अब जाइए कहिए जाके कि दंगा होने दो, अब नहीं कह पाएंगे। तो माय पॉइंट इज कि जब सरकार या सरकार का छोटे से छोटा अंग कुछ करने का मन बना लेता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वक्त के बारे में भी यही है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी सीमाओं का अंदाजा है। एक बात चलते चलते मैं आपसे अवश्य पूछना चाहूंगा कि भैया उन 14 सवालों का क्या हुआ? कौन सा 14 सवाल? अरे जो हमारी राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। वो तो इनका भी तो कार्यकाल अक्टूबर तक ही है, तो सोच रहे तो होंगे भैया कि हम काहे मतलब चढ़े पड़े। ये तो कमाल बात है, संजीव खन्ना साहब से पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर गवाई साहब के पास लंदन जाने का समय है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आने का समय है, जयपुर जाने का समय है। इन 14 सवालों जब देखिए तब वो कहते केशवानंद भारती की बात करते रहते हैं, जुडिशरी की सर्वोच्चता बताते रहते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन भैया उन सवालों का कोई जवाब देगा? भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आस्किंग यू क्वेश्चन। ये आप सोचे मामूली बात थोड़ी ना है, इतिहास में बार बार राष्ट्रपति सवाल नहीं पूछता, लेकिन आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप तो 24 घंटे के डिले पे आप ब्यूरोक्रेसी को उल्टा खड़ा कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने हियरिंग होगी, ऐसे थोड़ी होगा कोई वो। अरे तो बेंच तो बने, अभी तो बेंच ही नहीं बनी, अभी तो बेंच ही नहीं बनी। अभी देखिए, अभी हम उदयपुर फाइल्स देख रहे हैं, उसको हम रोक ले पहले ठीक से, फिर आगे चले। बताइए क्या कहा जाए? कहना हो तो कह दीजिए, नहीं तो फिर हम आज का कार्यक्रम समाप्त करें। आपको भी अपने लाइव पे जाना है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।